ओके, तो ये है फेओन। नाउ फेओल के प्रिंसिपल्स। नाउ ही वाज अ फ्रेंच, एफ फॉर फ्रेंच, एफ फॉर फेओल। अब इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, फेओल का जो एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट लिंक है। अब टेलर ने क्या कहा था कि ही सक्सीडेड इन रेवोल्यूशनाइजिंग द वर्किंग ऑफ फैक्ट्री शॉप फ्लो, मतलब जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ पे कैसा सिस्टम करना है, बेस्ट सिस्टम, ठीक है। अब वो उन्होंने वो बनाया था फेरेडेस डिफरेंशियल पीस रेट, हर पीस का रेट का सिस्टम। और फोरमैनशिप मतलब वहाँ पे काम करने वाले जो हर हर इंसान का बिहेवियर और उनका काम, मेथोडोलॉजी, तरीका, ये सब चीज़ें उन्होंने किया हुआ था, ठीक है। अब तो टेलर साहब ने ये किया। अब फेयर ने क्या किया वो देखते हैं। हाँ, तो हेनरी नाम था उनका, हेनरी फेयल। कितना सुंदर नाम है। एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट्स टू मैनेजर्स वर्क। वो बोले कि ठीक है, ये सब काम तो ठीक है, अब मैनेजर का काम क्या है एंड कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए इन डू दैट वर्क। तो अगर आप बोलेंगे फेयल ने क्या किया, तो फेयल ने मैनेजर्स वर्क एंड प्रिंसिपल्स ये बात की। वर्कर्स एफिशिएंसी के बारे में टेलर ने बात करी हुई है। तो मैनेजमेंट का भी तो एफिशिएंसी जरूरी है ना, मैनेजर का, राइट। तो फेयल्स कंट्रीब्यूशन, नो, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, टेलर का तो उन्होंने बता दिया, अब फेयल्स कंट्रीब्यूशन क्या है वो हम बात करेंगे। उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी थी, उसका जो इम्पैक्ट हुआ था और मैनेजमेंट एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। 1841 में पैदा हुए, 1925 तक थे वो, और वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थेरिस्ट थे, वो थेरी वाले थे। टेलर जो थे वो प्रैक्टिकल इंसान थे, वो वहाँ पे जाके उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी। क्या इनका क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो द माइनिंग एकेडमी में 1860 से ग्रेजुएशन किया हुआ है, ओके। जब वो 19 साल के थे, सेंट एटीन माइनिंग इंजीनियरिंग में। वाह, आज भी माइनिंग इंजीनियरिंग बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन उस समय था। उनकी थ्योरी क्या करती है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर का साइंटिफिक व्यवस्थापन। और इसका हिज थेरीज वेर वाइडली इन्फ्लुएंशियल इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इनके थेरी का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था शुरू में, 20th सेंचुरी की शुरुआत में। अच्छा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या होता है, ये भी जान लीजिए कि improve the return of investment by reducing the in process inventory and associated costs. The system is implemented by using of visual signs or kanban which tells the whether the replacement, बहुत बोरिंग बोरिंग है। पहले हम फेयर कर लेते हैं, बाद में वो बताऊंगा मैं आपको। काइजन बताऊंगा, सिक्स सिग्मा बताऊंगा, सब चीज़ें, ये सब बेसिक प्रिंसिपल आज का। हाँ, अभी 19 साल का इंजीनियर ने कंपनी खोल ली, कंपैगनी कंपैगनी डी कमेंट्री फोर चेम्बेन डी कैसेविल। हाँ, बहुत लंबा नाम है। हाँ, और फिर वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए 1888 से लेके 1918 तक, ओके। अब थेरी डेल्स विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज। उस समय बहुत वापस से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत, क्योंकि बहुत जोर से था 1880s में, कंपटीशन बहुत था। थेरी डील्स विद व्हाट, फिर से बताता हूँ, हिज थेरीज डील विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज दैट हैज टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट्स। तो एंटरप्राइज मतलब मालिक, है ना। अब वो चाहता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पे लगाम रहे, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा खर्चा नहीं आए हमको, है ना। तो कैसे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उन्होंने पहला पर्सन थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया। आज ये सब चीज़ सिखाते हैं एमबीए में। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ओके। लेकिन अब उनका वर्जन थोड़ा सा अलग था, आज का ये है। उनका था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने ये 5 वर्ड बोले थे, पक्का एकदम, POCCC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये उन्होंने वर्ड्स यूज किए थे जो आज के ज़माने में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर आप कॉमर्स में हैं और अगर आप आगे जाएंगे एमबीए मैनेजमेंट में, आपको ये वर्ड्स बार बार आने वाले हैं, तो इसको अभी से कर लीजिए ताकि बाद में कॉलेज में आप आराम से ऐश कर सको, क्योंकि आपको ये वर्ड्स याद है, राइट। PODC पक्का।
पक्का, बंगाली में बोलेगा पक्का, POCCCC। So, according to FAOL, all activities of an industry and undertaking can be divided into some parts। आप टेक्निकल पार्ट को डिवाइड कर लीजिए, एक कमर्शियल हो गया, व्यापार पैसा देने लेना, फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी हो गई, और अकाउंट्स हो गया, और मैनेजरियल हो गया। इस तरह से हम एक्टिविटीज़ को इंडस्ट्री के डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने डिवीजन किया, पहले पर्सन बने। फिर वो बोले कि क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर, अब क्वालिटीज क्या होना चाहिए? फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मॉरली स्ट्रॉन्ग, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग, नॉलेज स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ें हो तो आप मैनेजर बन सकते हो। आपको बनना है तो आपको ये सब चीज़ सोचनी पड़ेगी। ही बिलीव दैट द नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दैट माइट हेल्प टू improve an organization's operation is potentially unlimited। मतलब अ, जो नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप जितना अप्लाई करिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो अनलिमिटेड है। कोई ये नहीं कि आपको एक ही प्रिंसिपल अप्लाई करना है, आप जितने चाहे लगाइए, और जितने अनलिमिटेड आप उसको अप्लाई करते जाइए। ठीक है, बेस्ड लार्जली ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस। अब उन्होंने खुद का जो एक्सपीरियंस किया था, ही डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट तैयार किया, और 14 प्रिंसिपल्स, बड़ा फेमस है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और वो बुक उन्होंने लिखी थी 1917 में। ये फिर से वो फ्रेंच वाला नाम आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एल एट जनरल। तो लास्ट में वो फ्रेंच वाली ई बहुत लगाते हैं, इंडस्ट्रियल एट जनरल, है ना। अब एल एल ई लगाया, मतलब फेमिनाइन हो गया, तो इंडस्ट्रियल, तो हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे, इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री ए जनरल, इन जनरल, एट जनरल मतलब इन जनरल। ठीक है, तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1917। इन, और वो इंग्लिश में था, फ्रेंच है लेकिन वो इंग्लिश में कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ओ, वाह, दिमाग लगाया उन्होंने। नहीं, उसका एक और वर्जन पब्लिश हुआ 1949 में, सॉरी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंग्लिश में, तो क्योंकि लोग सबको फ्रेंच समझ में आती नहीं है। तो इसको कहते हैं फाउंडेशनल वर्क इन क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। क्लासिक मतलब खानदानी, पुराने ज़माने के जो थ्योरी है उसमें, और इसीलिए उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा गया है। अब 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखिए, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। पहली बात तो, आपको कोई काम दिया है तो पहले आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ठीक है, या जॉब्स। अ ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। हर एक स्टेप के लिए ट्रेन पर्सन होना चाहिए। थस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको कपड़ा बनाना है, तो एक जन वो रुई से धागा निकालेंगे, एक धागा बनाएगा, एक धागा स्विंग करेगा, एक पेंटिंग करेगा, एक कलरिंग करेगा, मतलब होता है ना अलग अलग स्टेप्स, वो सब को करना है। तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट आप भी बनिए। हर चीज़ आपके घर घर में, आप किसी बड़े टावर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो आपके यहाँ पे एक हाउस कीपिंग वाला है, वो अलग काम करता है, सिक्योरिटी वाले अलग काम करते हैं, आपके सोसाइटी मीटिंग कमेटी वाले अलग काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही डिवाइड करिए, और हर एक का स्पेशलिस्ट तैयार कर लीजिए। अब ये इंटेंशन क्या है इसका, द इंटेंट और डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड करने का क्या है? टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। मतलब आप मेहनत तो उतना ही डाल रहे हो, लेकिन आपको ज़्यादा बेटर वर्क मिले और ज़्यादा वर्क मिले, तो इसलिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एक ही आदमी सब काम करेगा ना, तो नहीं हो पाएगा। तो स्पेशलाइजेशन इज एफिशिएंट, एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसमें। अच्छा, इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली इफ डिवाइडेड इनटू स्पेशलिस्ट टास्क, ईच परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट। वापस भी बताया हमने, है ना। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस अलग है, मार्केटिंग। अभी एक ही व्यापारी बिजनेस भी संभाल रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो नहीं हो पाएगा ना। एक को काम दिया मार्केटिंग वाला, एक है मार्केटिंग वाला, वो बड़ी मीठी मीठी बातें करने जाता है। एक है अकाउंट्स वाला, वो अकाउंट का मास्टर है, गड़बड़ नहीं करेगा। तो हर एक को अलग काम बांट दो, तुम्हारी कंपनी चलेगी। ऑल ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड पर्सन्स। मिलके कलेक्टिवली दे अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द कंपनी। मिलके वो प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ाते हैं। तो फेयोल ने अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। टेक्निकल में भी काम उन्होंने किया, टेक्निकल मतलब जहाँ पे टेक्निकल काम है, स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, और मैनेजमेंट में भी किया। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रिंसिपल एट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, सब जगह आपको मिलता है। ठीक है। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
देख लें ये कहाँ तक है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में देर अबाउट 10 लाइन्स, यस 10 लाइन्स, चलिए। यस। तो अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू फेओल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। तुम्हें ऑर्डर देने का हक है तो अथॉरिटी है तुम्हारे पास, ठीक है। एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, और लोगों का ओबीडियंस ऑब्टेन करना, लेना, प्राप्त करना, जबरदस्ती करवाना नहीं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। मतलब अगर अथॉरिटी है तो जिम्मेदारी अपने आप आ जाएगी। वाह, कोरोलरी, साथ में चलने वाला। तो था ना 9th और 10th में थ्योरम, कोरोलरी, मैथ्स में कि साथ में चलता है वो। तो द टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, दो अथॉरिटी भी दो टाइप के होते हैं, वाह। ऑफिशियल, अच्छा, एंड पर्सनल। अच्छा, ऑफिशियल क्या होता है, ऑफिशियली आपको पावर दिया गया, आप बिजनेस में बॉस हो, स्कूल में टीचर हो, वट, क्लास मॉनिटर हो, जो भी है ना। पर्सनल में क्या है, अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। अच्छा, तो ये भी होता है क्या, पता नहीं, घर पे पता होगा। मैनेजर का भी पर्सनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। अथॉरिटी इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी कमेंसुरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी जिम्मेदारी है उतना अथॉरिटी मिलेगी, तो वो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अब इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सेफ गार्ड बना के रखना चाहिए कि कुछ मैनेजर ज़्यादा अथॉरिटी न ले लें, जिम्मेदारी कम है लेकिन वो ज़्यादा दादागिरी टाइप बॉस गिरी ना करे, है ना। तो इसके लिए सेफ गार्ड बनाना चाहिए। तो ये देखो कुछ फ्रेजेस आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, ये बहुत होता है। तो क्या, पावर करप्ट्स। तो पावर होता है तो लोग उनके सोचते हैं कि हमको सब अथॉरिटी मिल गई है। एट द सेम टाइम मैनेजर ऑल्सो हैव अथॉरिटी टू कैरी, उसके पास मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी भी चाहिए, कम भी नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि सेल्स मैनेजर को डील करना है, ठीक है। अब वो सोचता है कि अगर मैं उसको 30-60 डेज पैसा बाद में मिलेगा, मुझे क्रेडिट दे दिया उसको 30 डेज का, तो मुझे डील पक्की होने वाली है, राइट। और उससे उसको अच्छा मार्जिन मिलने वाला है, समझ लो उसको नेट मार्जिन 50 करोड़ मिलने वाला है ना। कंपनी उसको पावर दिया है कि तुम 40 दिन तक बोल सकते हो, 40 दिन के बाद नहीं बोल सकते। तो अब मतलब गड़बड़ हो गया ना, वो डील ही नहीं कर पाए, तो 60 दिन का पावर उसको दिया ही नहीं गया है। तो इम्बैलेंस है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पावर भी मिलना चाहिए उतना। तो पहला क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, राइट। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, घर के नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स। एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट करता है कि हाँ ये चीज़ को मानेंगे, वो भी वो डिसिप्लिन को मेंटेन करे, नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन में दो चीज़ें वो बोल रहे हैं, गुड सुपरवाइजर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स, सुपीरियर्स, सुपीरियर जो है टॉप लेवल के लोग, वो गुड रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है। एंड क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। तो तीन चीज़ें, एग्रीमेंट्स क्लियर और फेयर होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, और क्लियर होना चाहिए। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज, जज मतलब फैसला करके पेनाल्टी सही सही लगाई जाए, ना कम ना ज़्यादा, ना जल्दी ना देर, है ना। वो सब चीज़ें, तीन चीज़ें। तो आप ये तीनों चीज़ लिखोगे तो वहाँ पे आप और उसको फ्रेजेस में लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, ये सब आपको एग्जाम में लिखना होगा। Suppose management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment, okay, to revive the company out of loss. बोलेंगे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेंगे लेकिन हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स देने को तैयार है। इन रिटर्न उसके बदले में मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि तो हम थोड़ा पगार बढ़ाएंगे, व्हेन द मिशन इज, जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद पगार बढ़ा देंगे, व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। नाउ हियर डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ दोनों अपनी बात जो वादा किया वो निभाएं, विदाउट एनी प्रेजुडाइज टुवर्ड्स द अदर्स, दूसरों की तरफ खराब भावना कि नहीं अरे वो नहीं करेंगे कि बिना वो एक दूसरे की बातें माने। तो पहला क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा क्या था, ये डिसिप्लिन। तीन हो गए, वेरी गुड। चलो, अब हम करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दोनों देख लो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब एक पे 100 बॉस नहीं होने चाहिए,
एक पर्सन को एक ही ऑर्डर, इफ एन एम्प्लॉय गेट्स मतलब एक, होता क्या है कि सब लोग बहुत ऑर्डर्स, दो सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहा। हर पर्सन को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है, और वो एक ही सुपीरियर को जिम्मेदार हो। तो फियोल ने कहा ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हर कोई अपने जूनियर्स को भी बोलने लग जाता है। अगर ये वर्ल्ड टूटा ना तो अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, अथॉरिटी कम हो जाती है, डिसिप्लिन जियोपार्डी में आ जाती है, खराब हो जाती है, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाती है। वाह, ये तो बहुत पोएटिक बात कर रहे हैं हम लोग। अथॉरिटी अंडरमाइंड, डिसिप्लिन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब, इंस्टेबिलिटी थ्रेटन। वाह, बाय हार्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब उन्होंने उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो द प्रिंसिपल रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। डुअल सबऑर्डिनेशन, सिंगल सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, डुअल नहीं। तो कंफ्यूजन होना चाहिए टास्क, तो क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा जूनियर, कह रहे दो, इसने ये कहा, इसने ये कहा। सपोज एक सेल्समैन को कहा गया है कि 10% तक डिस्काउंट दे सकते हो, वो डील पक्का कर लो, मार्केटिंग मैनेजर ने कहा। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि नहीं, 5% देना, ज़्यादा 10% मत देना। अब यूनिटी रही नहीं, तो इससे कंडीशन नहीं होगा। तो ये अवॉइड कब होगा? जब कंडीशन दोनों में होगा तो ही ये अवॉइड हो सकता है। तो कंडीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। पहला है डिसिप्लिन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यस। सेकेंड, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द और यूनिट्स of an organization should be moving toward the same objectives through coordinated and focused efforts. सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. एक ही प्लान होना चाहिए। दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल बताता हूँ। कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स, ठीक है, और कार। तो उसका अलग अलग डिवीजन होना चाहिए, मोटरसाइकिल का अलग, कार का अलग। हर एक का अलग प्लान होना चाहिए, इंचार्ज होना चाहिए, अलग प्लान, अलग एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज। उसका सामान इसको नहीं हो, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगा। ओके, अब उन्होंने ये चीज़ कही है। सिक्स पॉइंट क्या है? तो पहला है डिवीजन ऑफ, फिर बोलते हैं स्टार्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, वेरी गुड, क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। चौथा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पांच याद रहेगा, वेरी गुड। बस अभी हमें पांच ही करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और करेंगे कि ज़्यादा करोगे तो ब्रेन एक्सेप्ट कैसे करेगा, राइट? ब्रेन का भी लिमिटेशन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।